नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं देवनारायण गुजर न्यूटेक परिवार के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, अपने उस वाइंडिंग वाली क्लास को बरकरार रखते हुए आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वाइंडिंग के ही बारे में। वाइंडिंग वाले लेसन के लिए जो भी प्रतिरूप अपने पास बचा था उसको आगे बढ़ाते हैं। आइएगा, आज अध्ययन करते हैं उसी वाइंडिंग का, लेकिन थोड़ा सा कल वाले क्वेश्चनों के ऊपर बात करते हैं। देखिएगा, कल अपना जो पहला क्वेश्चन था हम लोगों का, वो पहला क्वेश्चन ये था कि सर वाइंडिंग जो की जाती है वो वास्तव में किस गेज के वायर से की जाती है और उस वायर का गेज अधिकतम कितना हो सकता है और न्यूनतम कितना हो सकता है। तो देखिएगा, मैंने कहा था वाइंडिंग वायर से की जाती है, तो थोड़ा सा पहले अपन उस वाइंडिंग के वायर के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि वास्तव में वाइंडिंग वायर का गेज कितना रखा जाता है। आइएगा, बात कर रहे थे वाइंडिंग के ऊपर। देखिए मित्रों, वाइंडिंग में कई सारे पहलू होते हैं, उनमें से एक मुख्य पहलू अपने पास आता है जिसका नाम है वायर। और इस वायर को ना कि साधारण वायर कहकर हम लोग बोला करते हैं वायरिंग वायर। क्या कहते हैं? सॉरी, वाइंडिंग। ध्यान रखिएगा, वायर कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायरिंग वायर या वाइंडिंग वायर। तो अपने को ध्यान रखना है, इस समय हम लोग कौन सा वायर करने वाले हैं? वाइंडिंग वायर, यानी कि वाइंडिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला वायर। बात करते हैं वाइंडिंग वायर की। अच्छा, इसकी गेज के ऊपर मुख्यतः क्वेश्चन आता है, तो गेज के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पहले बात करते हैं वाइंडिंग वायर होता क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो जिस तार से या जिस वायर से वाइंडिंग को लपेटा जाता है वही वाइंडिंग वायर कहलाता है। सर, वायर और तार में क्या फर्क होता है? वायर वह होता है जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ हो और तार वह होता है जो नग्न अवस्था में पाया जाता हो। तो ध्यान रखिएगा, वायर और तार में दोनों में कार्य तो तार का ही होता है, लेकिन जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है उसको वायर कह सकते हैं और जो नग्न अवस्था में पाया गया उसको तार कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए वायरिंग वायर और वाइंडिंग वायर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों वायर है यानी कि इंसुलेशन दोनों के ही ऊपर है, लेकिन क्या फर्क है एक वाइंडिंग वायर में और एक वायरिंग वायर में, उसके बारे में थोड़ी अपन चर्चा करते हैं। इसके बाद में देखिएगा, क्या ऐसे कोई ऐसी भी कोई वाइंडिंग है जिसके ऊपर वायरिंग वायरों का प्रयोग किया जाता हो? हाँ जी, बिल्कुल, एक वायरिंग वायर के समान ही संरचना रखने वाला एक वायर होता है जिसके ऊपर पीवीसी का अचालक या पीवीसी इंसुलेशन प्रयोग करके उसको वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से, हालांकि ये नहीं है कि वायरिंग के तार से वाइंडिंग स्थापित कर दिए, नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी वही इनेमल है, वही अचालक पदार्थ है जो कि साधारणतः वायरिंग के अंदर स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि वायरिंग में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला अचालक, अपने पास अचालक जो कंपाउंड है वो पीवीसी होता है, यानी कि पोलोविलाइन क्लोराइड होता है। और वास्तव में इसी पोलोविलाइन क्लोराइड का प्रयोग करके एक वाइंडिंग वायर का निर्माण भी किया जाता है। आइए वही अध्ययन अपन करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं कि वास्तव में वाइंडिंग वायर जो है वो पीवीसी के अचालक के साथ कैसे निर्मित हो पाता है, और अगर निर्मित हो भी पाता है तो उसका प्रयोग कहां किया जाता है। आइए देखते हैं वाइंडिंग वायर के ऊपर। ध्यान रखिएगा, वायर दो प्रकार के, वाइंडिंग वायर और वायरिंग वायर। अपन बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं वाइंडिंग वायर की। देखिएगा, वाइंडिंग वायर मुख्यतः दो प्रकार के पाए गए। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अच्छा, ये तो ध्यान रखना कि वायर हमारे पास है, अपने पास वायर अगर है हमारे पास तो इसमें इंसुलेशन तो होना ही है, लेकिन एक थोड़ा भारी इंसुलेशन और एक हल्का इंसुलेशन, यानी एक को हमने कहा इनेमल यानी हल्का इंसुलेशन। इंसुलेशन तो है लेकिन कैसा है? हल्का। और एक अपने पास आता है पीवीसी इंसुलेशन वाला। कौन से वाला? पीवीसी इंसुलेशन। तो इनेमल वायर कौन सा कहलाता है सबसे ज्यादा? देखिएगा, सर्वाधिक वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। कहां प्रयोग किया जाता है? वाइंडिंग में। ध्यान रखिएगा, फिर भी वायरिंग बोल रहे, वायरिंग नहीं, क्या कहेंगे? सर्वाधिक वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। कहां पर? वाइंडिंग में। अच्छा सर, इससे कैसे वाइंडिंग की जाती है? हाँ जी, ये एक टर्न के ऊपर दूसरे टर्न को ओवरलैप करने के तत्पश्चात भी वाइंडिंग के ऊपर कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों वाइंडिंग चालकों के मध्य इंसुलेशन, इनेमल रूपी इंसुलेशन पाया जाता है और वो वायरों को आपस में शॉर्ट करने से या चालक तारों को आपस में शॉर्ट करने से बचाता है। इसी वजह से इनेमल का प्रयोग किया जाता है और इसी कारणवश सदैव किसी भी वाइंडिंग वायर को इनेमल कॉपर वायर या इनेमल एल्यूमिनियम वायर के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इनेमल का अर्थ है ऐसा चालक पदार्थ जो दो चालक पदार्थों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचा सके। इस वजह से पहले वायर इनेमल कॉपर वायर और सबसे ज्यादा वाइंडिंग के लिए कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि एल्यूमिनियम वायर भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैग्नेट बनाने के लिए और वोल्टेज सहन क्षमता के साथ साथ गलनांक में उच्चता रखने वाला जो अपने पास मेटल है वो कॉपर रहता है। कारणवश कॉपर को अगर थोड़ा ज्यादा भी हीटेड करेंगे तो कॉपर जल्दी गर्म होकर पिघलेगा नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों को अगर एक साथ किसी ताप पर पिघलने के लिए रखा जाए तो पहले एल्यूमिनियम पिघलेगा और उसके बाद में कॉपर का नंबर आने वाला है। इससे सीधा सा जाहिर समझ में आता है अपने को कि वास्तव में कॉपर जो है वो आसानी से हीट को सहन कर सकता है और जब जब मोटर चलेगी, लंबे समय तक चलेगी, तो वायरों के अंतर्गत करंट के बहने के कारण से H बराबर I स्क्वायर RT के जूल के नियमानुसार हीट पैदा होती है और उस हीट को सहन करने के लिए किसी चालक तार की सहन सीमा अत्यधिक होना या उसको सहन करने योग्य तो होना ही चाहिए। वाइंडिंग हम एल्यूमिनियम वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ताप सहन सीमा बजाय कॉपर के कम होती है। इस वजह से सर्वाधिक प्रयोग वाइंडिंग के अंदर कॉपर तारों का किया जाता है और जिस मशीनरी या जिस मोटर को लोकल कहते हैं या लोकल वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है वो वाइंडिंग वास्तव में एल्यूमिनियम की होती है और कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ इतना सा ही याद रखना है कि वो एल्यूमिनियम वाइंडिंग है क्योंकि ताप कम सहन सीमा होती है और कॉपर वाइंडिंग की ताप सहन सीमा अधिक होती है। वाइंडिंग कॉपर से की जाएगी तो जलने में थोड़ा टाइम लगेगा और भार को अत्यधिक या ओवरलोड पे भी कुछ समय के लिए कार्य कर पाएगी। आइए का बात करते हैं सर्वाधिक वाइंडिंग वायर इनेमल कॉपर वायर प्रयोग किया जाता है। कौन सा वायर प्रयोग किया जाता है सर? कॉपर वायर। सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला वायर वाइंडिंग के अंदर इनेमल कॉपर वायर। सर ये पीवीसी का भी कहीं अचालक लगता है क्या? बिल्कुल सर, पीवीसी का भी अचालक लगता है और पीवीसी के अचालक से जो पीवीसी नामक अचालक से जो तार तैयार किए जाते हैं, जो वायर तैयार किए जाते हैं पीवीसी का अचालक चढ़ाकर, उनका प्रयोग सबमर्सिबल पंप या जो जल में चलने वाले पंप होते हैं उनमें वाइंडिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? वहां पर इनेमल का प्रयोग क्यों नहीं किया? वहां पर पीवीसी का प्रयोग क्यों किया गया है? देखिएगा, पीवीसी एक ऐसा अचालक कंपाउंड है जिसका प्रयोग निम्न तापमान पर और नमी अवशोषण यानी नमी का अवशोषण नहीं करता है, नमी अवरोधी होता है, नमी का विरोध करता है, नमी को सोखता नहीं है। और जब पानी में कोई वायर जाएगा तो वो नमी नहीं सोखने वाला ही होना चाहिए। कारणवश पानी के अंदर जो मोटरें प्रयोग की जाती है जिनको मुख्यतः सबमर्सिबल पंप के नाम से जाना जाता है, उनकी वाइंडिंग की स्थापना करने के लिए अपने पास सर्वाधिक या एकमात्र ऐसा वायर है जिसको पीवीसी अचालक वायर कहा जाता है। यानी कि उस वाइंडिंग के लिए पीवीसी का प्रयोग किया जाता है अचालक के रूप में, क्योंकि पीवीसी निम्न टेम्परेचर यानी कि ज्यादा ठंड में तो कार्य नहीं करती है, लेकिन मध्यम ही तो ठंड होनी चाहिए और मध्यम ही गर्मी होनी चाहिए। अगर वहां पर ज्यादा गर्मी है या वायर ज्यादा गर्म होता है तो वहां पर भी पीवीसी को प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में पीवीसी पिघल जाता है। और जहां पर ज्यादा ठंड है वहां पर भी पीवीसी के तारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में पीवीसी कड़क होकर टूट जाता है। कारणवश टेम्परेचर नियत रहता है और ना तो उच्च रहता है ना ही मध्यम रहता है, ना उच्च रहता है और ना ही निम्न रहता है, मध्यम पाया जाता है। कारणवश
पीवीसी के तार आसानी से कार्य कर पाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि पृथ्वी से बर्फ को फेंकना है यानी कि निम्न टेम्परेचर वहां जल रहने वाला है, और ऐसा भी नहीं है कि पृथ्वी के अंदर कोई हीटर या गीजर लगा हुआ है जिसकी वजह से तार गर्म होने वाले हैं। इस कारणवश सर्वाधिक तरीके से और बहुतायात और बहुउपयोगी जो वायर कहलाए वो पीवीसी के वायर कहलाए। और कहाँ प्रयोग किया गया? कंपाउंड इन पीवीसी कंपाउंड का प्रयोग किया गया भूमिगत मोटरों में या जल के अंदर रहने वाली मोटरों के अंदर इसका प्रयोग किया गया सर। लेकिन सर्वाधिक नहीं है सर, सर्वाधिक प्रयोग तो किसका किया जाता है? इनेमल कॉपर वायर का ही किया जाता है। ये भी कॉपर का ही वायर होता है लेकिन उसके ऊपर पीवीसी नामक अचालक कंपाउंड का आवरण चढ़ा होता है जो कि नमी रोधी, नमी का शोषण नहीं करता है। तो याद रखिएगा, अचालक कंपाउंड पीवीसी का लगाकर जिन मोटरों में प्रयोग किया जाता है वो पानी में चलने वाली मोटरें या सबमर्सिबल पंप कहलाते हैं, या पानी युक्त पंप जो पानी में प्रयोग किए जाते हैं वही पीवीसी अचालक। तो दो प्रकार के वाइंडिंग वायर हम लोगों ने प्रयोग किए, इनेमल कॉपर वायर और पीवीसी कंपाउंड युक्त वायर। याद रखिएगा, बात अपने गेज की थी सर, गेज बताना था, कल वाले क्वेश्चन में था कि गेज कितना रहने वाला है। हाँ जी, देखिएगा गेज यानी SWG, तार का जो गेज मापा जाएगा, वायर का जो गेज मापा जाएगा वो किसके अंदर मापा जाएगा? SWG। सर SWG क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी कि वायर को मापने का एक स्टैंडर्ड मानक है। अब देखिएगा, ये वायर का डायामीटर यानी व्यास मापता है। SWG में क्या मापा जाता है? वायर का व्यास मापा जाता है। अच्छा सर, SWG यानी कि किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसके लिए वायर गेज नामक एक उपकरण प्रयोग किया जाता है। क्या कहेंगे? वायर गेज। ध्यान रखिएगा, वायर गेज इंस्ट्रूमेंट है, वायर गेज नामक एक इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रयोग क्या करते हैं? वायर का व्यास मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोमीटर के द्वारा भी वायर का व्यास मापा जा सकता है। देखिएगा, SWG वाइंडिंग वायर का गेज मापेंगे। अब थोड़ा आपको यहां समझना है, वाइंडिंग वायर के जो गेज SWG में मापे जाते हैं या शीट्स के जो गेज SWG में मापे जाते हैं, सदैव ध्यान रखना, जितना अधिकतम संख्या होगी, जितना अधिकतम संख्या होगी वायर उतना ही पतला होगा। ध्यान रखिएगा, गौर कीजिए मेरी बात पे। क्या कहा मैंने? जितना SWG संख्या उच्चतम होगी वायर उतना ही पतला होगा। सर SWG संख्या क्या है? उच्चतम। अगर मैं कहूं कि ये SWG संख्या क्या रही मेरे पास, सॉरी SWG की संख्या मेरे पास क्या आई? उच्चतम आई। देखिएगा क्या कहा? SWG संख्या उच्चतम। और जब ये SWG की संख्या उच्चतम हुई तो हमको समझ जाना है कि वायर क्या है? पतला है सर। और जब जब इसकी संख्या क्या हो? निम्नतम हो। क्या हो? निम्नतम हो। और जब जब इसकी संख्या निम्नतम रहेगी हम लोगों को समझ लेना है डायामीटर, व्यास अधिक है यानी वायर बड़ा रहेगा या मोटा इसको कहा जा सकता है। वायर की मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और इसी आधार पर थोड़ा सा संख्याओं को भिन्न बोलूंगा, वो आपको समझना है। देखिएगा क्या कहा मैंने, जो वायर गेज वाइंडिंग के लिए प्रयोग किया गया वो 48 SWG से, कहां से सर? 48 SWG से 12 SWG तक होता है। अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया सर, ध्यान दीजिएगा। वायर गेज यानी किसका? वाइंडिंग वायर का अधिकतम कितना? 12 SWG। समझ गया क्या? 12 SWG का मतलब इतना मोटा हो सकता है। और ज्यादा से ज्यादा किस सीमा तक पतला किया जा सकता है? 48 SWG। अगर 48 SWG से ज्यादा पतला तार प्रयोग करोगे तो वह वाइंडिंग के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और 12 SWG से ज्यादा मोटा वायर भी किसी वाइंडिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो ये वाइंडिंग वायर की बात हम लोगों ने की। कल वाले क्वेश्चन का जवाब हम लोगों ने दिया। क्वेश्चन था कि किस गेज के वाइंडिंग वायर प्रयोग किए जाते हैं, तो समझ में आया होगा मुन्ना। वाइंडिंग वायर अपने पास 48 से 12 SWG के प्रयोग किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं वाइंडिंग वायर के बाद में। देखिएगा,
यह वाइंडिंग वायर्स की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब कुछ डीसी की वाइंडिंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी डीसी वाइंडिंग के शब्द या परिभाषाएं अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। डीसी की जो वाइंडिंग रहने वाली है उसके बारे में चर्चाएं करने वाले हैं, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा वाइंडिंग की बेसिक आपको मैं बता देता हूं। जैसे वाइंडिंग के लिए चालक तार प्रयोग किया गया और वाइंडिंग के लिए ऐसे ही अचालक सामग्री भी प्रयोग की जाती है। सामग्रियां भी पढ़ने वाले हैं आगे हम, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। वाइंडिंग वायर चालक है, उसके ऊपर इनेमल रूपी अचालक है और उसके बाद में स्लॉट जो है वो सिलिकॉन स्टील यानी इस्पात के बने हुए हैं, और अगर इस्पात के बने हुए हैं तो वो कंडक्टर की भांति कार्य करने वाले हैं, और उस कंडक्टर को इंसुलेटर बनाने के लिए उनके मध्य पेपर का प्रयोग किया जाता है। वो जो पेपर है वो अचालक पेपर कहलाता है और वो बहु प्रकार के हैं, यानी अलग अलग प्रकार के रहने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा लेदराइट पेपर का प्रयोग किया जाता है, जो कि सस्ता और अलग अलग परतों के रूप में, यानी कि एक तरफ उसकी परत क्या रहती है, बिल्कुल चिकनी सतह रहती है और दूसरी तरफ खुरदुरी सतह, यानी कि चिकनी सतह से तार डालने में भी कठिनाई नहीं होती है, वायर आसानी से फिसलकर स्लॉट के अंदर चले जाता है। इस वजह से सर्वाधिक प्रयोग लेदराइट अचालक का किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं एक टर्न, यानी कि एक वायर का एक टर्न दिया जाएगा तो वह एक लूप कहलाने वाला है, और अगर उसके बहु टर्न दे दिए जाएंगे तो वह एक मल्टी टर्न कुंडली कहलाने वाली है। जिस प्रकार ये एक लूप आपको दिखाई दे रहा है, इस लूप को अगर बार बार दिया जाता है तो ये मल्टी टर्न वाइंडिंग का रूप प्रदान कर लेता है। मल्टी टर्न वाइंडिंग के ऊपर अगर टेप चिपका दी जाती है, टेप चिपकाने का मतलब चिपकने वाली टेप नहीं है, टेप बांध दी जाती है। क्या? टेप बांध दी जाती है। सूत के कपड़े की एक टेप प्रयोग करते हैं, उस टेप को उसके ऊपर लिपेट कर बांध दिया जाता है जिससे कि वायर बिखरे नहीं। तो टेप बांधने के बाद में वह एक इकाई कुंडली कहलाती है। क्या कहलाती है? एक इकाई कुंडली। कई बार ऐसा होता है टेप के स्थान पर धागों का प्रयोग करके कुंडली को भिन्न कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और जब उसको अलग किया जाता है उसका अर्थ भी हम लोग को यही समझना है कि वो एक इकाई वाइंडिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए वो बेसिक शब्द थे। बात करते हैं डीसी वाइंडिंग्स की। डीसी वाइंडिंग्स में स्टार्ट करते हैं क्या क्या परिभाषाएं रहने वाली है और कौन कौन सी चीजें डीसी वाइंडिंग में रहने वाली है। तो जुड़े रहिए मजेदार डीसी वाइंडिंग के सेशन के साथ। देखिएगा ये डीसी वाइंडिंग क्या होती है। डीसी मोटरों में स्थापित की जाने वाली वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? डीसी वाइंडिंग कहलाती है। डीसी वाइंडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका आर्मेचर वाइंडिंग की होती है। किस वाइंडिंग की? आर्मेचर वाइंडिंग। क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें तो वास्तव में एक कोयल को ट्रन की भांति लगाकर पोल शू के थ्रू कस दिया जाता है और वो करना बेहद आसान है, तो उसके कोई ज्यादा विशेष शब्द भी नहीं है। बात करते हैं डीसी में आर्मेचर वाइंडिंग सर्वाधिक कठिनतम या जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाइंडिंग कौन सी रहने वाली होती है? आर्मेचर वाइंडिंग अपने पास आती है। अब देखिएगा आर्मेचर वाइंडिंग में दो तीन शब्द तो अपने को समझ में आ ही गए होंगे। कोयल किसे कहेंगे सर? एक कोयल ये वाली है, और मल्टी टर्न कोयल, इसी कोयल के अंदर बहुतायत टर्न दे दी जाए तो मल्टी टर्न कोयल रहने वाली है। इसके बाद में इकाई, जब ये पूरे मल्टी टर्न देकर उसको आपस में बांध दिया गया है तो वो मेरे पास कौन सी कोयल रहने वाली है? एक इकाई कोयल बनके तैयार होती है। अब देखिएगा इस कोयल से कुछ शब्द पढ़ने को आते हैं। इस कोयल यानी वाइंडिंग से कुछ शब्द अपने को पढ़ने होते हैं। तो कोयल से क्या क्या शब्द हम लोगों को पढ़ने होते हैं? उनमें सबसे पहला शब्द आता है कुछ पिच आते हैं। क्या आते हैं? पिच आते हैं, यानी दूरियां आती है। यानी क्या आती है? दूरियां आती है। कुछ पिच आते हैं, उनमें सर्वाधिक या सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत पिच है। सबसे पहला पिच बात करते हैं पोल पिच। सबसे पहले पिच की बात करते हैं पोल पिच। देखिएगा पोल पिच। अब
यहाँ पर थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। मैंने कहा था वाइंडिंग किसे कहा गया, क्रमबद्ध तरीके से चालकों को स्थापित कर दिया। अब कई सारे चालक किए, उनकी इकाइयां बनाई। मैंने कहा मल्टी ट्रेन दे दिए, बांध दिए धागे से, तो इकाई बन गई। उनकी जब इकाइयां बनाई और उन इकाइयों के मध्य में जो दूरी रखी गई वो पोल पिच कहलाई। क्या कहलाई? पोल पिच। परिभाषा देखिएगा, पोल पिच का सिंबल क्या है सर? बिल्कुल सर, पोल पिच का भी सिंबल है। पोल पिच को वाई पी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? वाई पी से। पोल पिच किसे कहा गया है? पोल पिच की कोई परिभाषा है क्या? हाँ सर, पोल पिच किसे? दो संलग्न पोलों के बीच की दूरी। ट्यूशन कंफ्यूज करेगा सर। मैंने कहा दो संलग्न, मत यानी क्या? दोनों पास पास वाले। सहलग्न का अर्थ समझ जाना है। सह मतलब पास में, लग्न जुड़े हुए, पास पास वाले जो है सहलग्न, यानी कि दोनों पास वाले, इसके पास में जो है उन दोनों के मध्य की दूरी पोल पिच कहलाती है। क्योंकि अगर चार पोल है तो एक पोल इधर और दूसरा पोल सामने भी बनने वाला है, लेकिन उनके बीच की दूरी पोल पिच नहीं कहलाएगी सर। पोल पिच के लिए परिभाषा याद रखिएगा, दो सहलग्न पोलों के मध्य की दूरी। ध्यान रखिएगा, दो सहलग्न पोलों के बीच की दूरी। दो सहलग्न जो पोल कहलाएंगे, पोलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है सर? पोल पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पोल पिच कहलाती है। इससे सर्वाधिक क्वेश्चन परिभाषा से नहीं होते सर। एक क्वेश्चन जहां उठने के चांसेस है सर, क्वेश्चन आएगा सर, तो कहां से बन सकता है सर? क्वेश्चन बन सकता है सर सहलग्न से, यानी कि सहलग्न, या आपको कहेगा पोलों के बीच की दूरी। और पहला पॉइंट पोलों के बीच की दूरी है, दूसरा पॉइंट है आमने सामने वाले पोलों के बीच की दूरी, तीसरा पॉइंट है किन्हीं दो पोलों के बीच की दूरी, और चौथा पॉइंट अपने पास आता है सहलग्न पोलों के बीच की दूरी। राइट आंसर अपने पास रहेगा सहलग्न पोलों के बीच की दूरी, जो पास वाले दो पोल है उनके बीच की दूरी। सिंबल्स क्या है? वाई पी। इजीली है, सीधा सा, पोल यानी पी, तो वाई पी सीधा सा दर्शाया जाएगा सर। इसके बाद में देखिए, इसमें फॉर्मूले की चर्चाएं बहुत याद की जाती है। पोल पिच ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ जी सर, पोल पिच ज्ञात करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला डिटरमाइन किया जाता है, एक फॉर्मूला अपने लिए लिखा जाता है। और वाई पी वो फॉर्मूला क्या है? स्लोटों की संख्या, स्लोटों की संख्या बटा पोलों की संख्या। पोलों की संख्या जरा ध्यान देते हैं सर। स्लोट क्या होते हैं? बिल्कुल, हम कल परसों अध्ययन कर रहे थे कि सर इस प्रकार मोटर में वाइंडिंग स्थापित की जाएगी, और वाइंडिंग तीन प्रकार के स्लोटों में स्थापित की जाती है, और उसके आधार पर तीन प्रकार की वाइंडिंग होती है। तो किसी मोटर में तार की स्थापना के लिए जितने खांचे कटे होते हैं वही स्लोट कहलाते हैं। तो कुल स्लोटों की संख्या और अलग अलग स्लोटों की मोटरें पाई जाती है। तो कुल स्लोटों की संख्या बटा पोलों की संख्या किसको बताती है? पोल पिच को बताती है। सीधा क्वेश्चन आएगा सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सा ध्यान देना है। कुल स्लोटों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार कहेगा। क्वेश्चन कहने वाला है कोई 36 पोल मोटर है, कोई 36 स्लोट मोटर है जिसमें 6 पोल तैयार हो रहे हैं। क्या कह रहा है? कोई 36 स्लोट मोटर है, यानी खांचों की संख्या कितनी है? 36, और उससे 6 पोल तैयार हो रहे हैं। कितने पोल तैयार हो रहे हैं सर? 6 पोल तैयार हो रहे हैं। पोल पिच बताइए, पोलों का पिच कितना है सर? सीधा सा ध्यान रखिएगा, अगर सीधा हम लोगों को बताया कि सर 36 स्लोट है, 6 पोल थे, और पोल पिच क्या रहने वाला है? तो 6 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 6। सर पोल पिच किसे कहते हैं? तो स्लोटों की दूरी। पोल पिच को किसमें मापेंगे? स्लोटों की संख्या में। कितने स्लोटों की संख्या आने वाली है सर? यहां तक क्लियर। अगले पिच की बात करते हैं। ये कुछ 5-7 पिच है और इनसे बहुतायत रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, पोल पिच दो संलग्न पोलों के बीच की दूरी पोल पिच कहलाता है। YP इसका सिंबल्स है, और स्लोटों की संख्या बटा पोलों की संख्या से इसको लिखा जाता है। इसका एक फॉर्मूला, इसको निकाला जाता है। दूसरे पिच की तरफ बढ़ते हैं। आइएगा, दूसरा पिच क्या है? सिर्फ 2 ही पिच आपको याद रखने हैं, बाकी सभी पिच याद करवाना मेरा काम है सर। देखिएगा, दूसरा पिच आता है क्वायल पिच। दूसरा पिच क्या आता है? क्वायल पिच। आप देखिएगा, इस क्वायल पिच का
एक अन्य नाम भी है सर, क्वाइल पिच का एक अन्य नाम भी है। क्वाइल पिच को क्वाइल स्पैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाइल स्पैन। और ध्यान रखिएगा इसका जो सिंबल बनाया गया वो इस स्पेन के आधार पर बनाया गया। किसके आधार पर? स्पेन के। यह पिच ऐसा है जिसके सिंबल से ज्यादा कंफ्यूजन किया जाता है। सिंबल से कंफ्यूजन कैसे? कई सारे लालू इसका नाम पढ़ेंगे क्वाइल पिच, यानी कि पिच यानी सर या तो क्या कर देते हैं, पिच का तो अपने को समझ में नहीं आता, पोलों के लिए पी लिखा था तो क्वाइल के लिए सी लिख दो, लेकिन उस लालू का ये उत्तर कम्यूटेटर पिच के लिए मान्य होगा। क्या कहा वहां पर? जब सर आपने पोल पिच लिखा था तो वाई पी यानी पोलों के लिए पी लिख दिया था, तो हमने सोचा क्वाइल के लिए क्या लिख देते हैं? सी लिख देते हैं। लालू ये कम्यूटेटर के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ये क्वाइल के लिए प्रयोग करते ही क्वेश्चन क्या होने वाला है? आंसर गलत होने वाला है। सर याद रखिए क्वाइल पिच को प्रदर्शित करने के लिए वाई एस सिंबल बनाया हुआ है। क्या है सर? वाई एस, एस यानी स्पेन। ध्यान रखिए वाई एस, एस यानी स्पेन, यानी क्वाइल पिच को किससे प्रदर्शित किया जाता है? वाई एस से प्रदर्शित किया जाता है। क्वाइल पिच कहते किसे हैं सर? आइएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वाइल पिच से पहले मैं आपको हल्के से दो शब्दों के बारे में बात करता हूं। कोई क्वाइल है मेरे पास, ये क्वाइल मेरे पास बन के आई, इस क्वाइल के अंदर क्या क्या होता है? तो देखो क्वाइल के अंदर दो प्रकार की साइड्स होती है, उनसे भी कई बार क्वेश्चन उठते हैं। दो प्रकार की साइड कौन सी है? आइएगा साइडों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक तो सक्रिय साइड यानी एक्टिव साइड होती है सर। एक तो कौन सी साइड सर? सक्रिय साइड। कौन सी साइड सर? सक्रिय साइड होती है। और एक इनएक्टिव साइड होती है। इनएक्टिव यानी कि असक्रिय, असक्रिय साइड और सक्रिय साइड, असक्रिय तरफ और सक्रिय पलड़ा और असक्रिय पलड़ा। ध्यान रखना है सक्रिय किसे कहा गया सर? सक्रिय यानी कि जो सक्रिय होता है वो सक्रिय होने का अर्थ ये नहीं है सर, ध्यान रखना। सक्रिय साइड किसे कहा गया? जो खांचों के अंदर स्थापित की जाती हो, खांचों के अंदर स्थापित की जाती